अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं CSI या UC नेट के लिए और तलाश रहे हैं कोई कोचिंग, तो अनअकैडमी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और अगर आप मूड में हैं कि आपको अनअकैडमी से सब्सक्रिप्शन लेना है तो 31 तारीख तक के अंदर ले लीजिए, क्योंकि 31 तारीख के बाद से अनअकैडमी जो है प्राइस हाइक करने वाला है अपने कोर्सेज पे। जैसे कि अगर आप 24 मंथ का कोर्स लेते थे प्लस का, वो पहले आपको 20,000 का मिलता था, प्राइस हाइक होने के बाद आपको वो 22,000 का पड़ेगा। ऐसे ही जो कोर्स 12 मंथ वाला 14,500 का था, वो अब आपको मिलेगा प्राइस हाइक के बाद 15,950। 6 मंथ वाला जो 11,600 का था, वो प्राइस हाइक के बाद मिलेगा 12,760। और 3 महीने वाला कोर्स जो कि 6,250 का था, वो प्राइस हाइक के बाद मिलने लगेगा 6,875 रुपए में। तो अगर आप CSI या UC नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और सब्सक्रिप्शन लेने के मूड में हैं, तो आज ही अनअकैडमी पे इस कोर्स के लिए सब्सक्रिप्शन लीजिए। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Hello everyone, myself Anshul Jaiswal. I am the student of MSc Botany, Banaras Hindu University, and I qualified CSIR UGC NET with All India rank 135. So मेरी बेसिक स्ट्रैटेजी यही थी, जैसे कि हमें पता है कि 13 यूनिट्स होते हैं, तो 13 यूनिट्स में से हमें किसी भी 6, 7, 8 या 9 या ऐसे करके कुछ यूनिट्स को टारगेट स्पेसिफिक बेसिस पे नहीं करना चाहिए। हमें एक जनरलाइज्ड स्टडी रखनी पड़ेगी अपनी। जैसे कि अगर हम 8 यूनिट अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो बचे जो 5 यूनिट्स हैं उनमें उनके भी जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको भी हम कहीं ना कहीं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करें, उनको भी पढ़ते रहें, ताकि हमारी जो स्टडी है वो जनरलाइज्ड वे में हो। क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं वो 75 होते हैं और उसी में कुछ इजी भी होते हैं, कुछ टफ भी होते हैं। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये था कि उन 75 क्वेश्चंस में से जो क्वेश्चंस हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट किए थे जिस यूनिट को हम बहुत थोड़ा सा पढ़े थे, बट उन थोड़े से पढ़ के भी वो क्वेश्चन इतने अच्छे से आ गए थे, इतने इजी वे में आ गए थे कि वो क्वेश्चन मेरे से सॉल्व हो गए थे। अच्छा अंशुल, आपने CSIR के प्रिपरेशन के लिए कोई कोचिंग, ऑनलाइन कोचिंग या ऐसा कुछ ज्वाइन किया था? मैंने कोचिंग ज्वाइन किया था अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लिया था। बट अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने का ये मतलब नहीं है कि वो मेरे को गारंटी दे देते हैं कि हाँ मेरा JRF हो ही जाएगा। मेहनत खुद करनी पड़ती है, PYQs खुद सॉल्व करने पड़ते हैं, रिवीजन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो है कंसिस्टेंसी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज हम 10 घंटे पढ़ लिए, फिर अगले 2 दिन हम कुछ नहीं पढ़े, फिर उसके बाद हम 12 घंटे पढ़ लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम अपने डेली बेसिस पे मुश्किल से, अगर कॉलेज होते थे तो 2 घंटे या 2.5 घंटे, और अगर कॉलेज जब नहीं होता था तो 5 या 5 घंटे, बस 4 या 5 घंटे, उससे ज़्यादा की पढ़ाई हम कभी करते ही नहीं थे। बट हाँ, मेरी कंसिस्टेंसी मेंटेन थी कि अगर कोई यूनिट हम स्टार्ट किए हैं तो ऐसा नहीं है कि उसे आधे में छोड़ के हम किसी और पे स्विच कर जाएंगे या फिर उसको छोड़ देंगे। बट अगर हम यूनिट स्टार्ट किए हैं तो हम उसे कंप्लीट करते थे पूरा, फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड। ऐसा नहीं है कि कोई भी टॉपिक कभी भी उठा लिए। फिर उसके साथ एक साथ आपको 3 या 4 यूनिट लेकर पढ़ना चाहिए, और दिन में 4 या 5 अलग अलग यूनिट्स पढ़िए। ऐसा नहीं है कि एक ही यूनिट के 10 लेक्चर देख अंशुल, लीजिए। कोई अगर है बिगनर है, वो शुरू कर रहा है तो उसको मतलब बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो वो अगर एक साथ 3-4 यूनिट लेके पढ़े तो उसके लिए तो थोड़ा टफ होगा ना? नहीं, तो अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो जिन यूनिट्स के बेसिक क्लियर हैं साइड में उसे ले लें, और जिन यूनिट के जो यूनिट ज़्यादा टफ है साइड में उसे ले लें। क्योंकि कभी भी हम 2 और 1 यूनिट लेके चलेंगे तो वो टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि जब तक वो यूनिट हमारा ख़त्म होगा और जब हम नया स्टार्ट करेंगे तो उस यूनिट के स्टार्टिंग को पढ़े हमें 1 महीना हो जाएगा। और अगर हम साथ में 3 या 4 यूनिट लेकर चलेंगे तो ऐसे क्या होगा कि डेली बेसिस पे हम उन यूनिट से डेली बेसिस पे रूबरू होंगे कि आज इस टॉपिक का ये पढ़ें, कल ये पढ़ें, कल ये पढ़ें। मतलब आप ऐसा कर रही हैं कि जैसे कि मैं कहूँ जैसे 13 यूनिट है तो कोई भी टॉपिक उठा के कहीं से भी पढ़ लिया? कहीं से भी नहीं पढ़ना चाहिए। अगर हम डेब बायो, प्लांट फिजियो और सिग्नलिंग उठा रहे हैं और तीनों में मान 30 या 32 लेसन्स हैं, तो हमको डेली बेसिस पे अगर हम 2 डेब बायो कर रहे हैं, 1 सिग्नलिंग कर रहे हैं, 1 फिजियो कर रहे हैं, 4 लेसन हो गए, तो भी इजी वे में 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस।
बट ये है कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, रिवीजन होना चाहिए, रिकॉल करते रहना चाहिए चीज़ों को। छोटे छोटे की नोट बना के अपने वॉल पे चिपका लें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो। हम तो कुछ चीज़ें चैट वॉलपेपर पे भी लगा चुके थे। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो, हाँ, तो ऐसे चीज़ें याद रहती हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना चाहिए। कभी कॉल पे बात कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, तो टाइम पास करते करते भी हम लोग कितनी सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते थे। एक साथ कम से कम 5-6 यूनिट के क्वेश्चन ही, अजीब क्वेश्चन, मतलब जो भी मन में आए वही डिस्कस कर लेते थे। तो पढ़ाई रटने से या 10 घंटे करने से नहीं होती है। पढ़ाई को इंजॉय करते हुए अगर करेंगे, बहुत लाइटली लेते हुए करेंगे तो भी हो जाती है। हमें लगा नहीं था कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा JRF, बट लकीली हो गया है एंड आई एम वेरी हैप्पी। और काइंड ऑफ मेरी स्ट्रेटेजी यही थी, कंसिस्टेंसी होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी लगता है क्या ही होगा JRF करके, बट जब हो जाता है तो पता चलता है कि इट्स अ रियली बिग अचीवमेंट दैट यू आर अ JRF। तो अंशुल, आपको ऐसा कोई चीज़ था जो रोकता था, ऐसा लगा कि हार्डल है आपके रास्ते में CSIR? हाँ, हमें पहले ये लगता था कि लाइक ये इतना टफ एग्ज़ाम है और कुछ लोग ऐसे हैं जो 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट, 5 अटेम्प्ट में भी क्वालिफाई नहीं कर रहे, तो हम तो कतई नहीं कर पाएंगे। तो मेरे को बस यही होता था कि नहीं, मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा। फिर उसके बाद एक पॉइंट पर ये चीज़ हम सोचना बंद कर दिए। फिर उसके बाद हम अपने फ्रेश माइंड से सिर्फ पढ़ना स्टार्ट किए और ये नहीं सोचते थे कि मेरे को फर्स्ट अटेम्प्ट में करना ही है। बस हम लॉयल थे अपने स्टडी के लिए, अपने रिवीजन, अपनी कंसिस्टेंसी से, और बिना ये सोचे कि मेरे को ये अटेम्प्ट निकालना है, हम बस ऐसे ही ट्रायल अटेम्प्ट दिए। और बट फुल प्रिपरेशन नहीं, बट हाँ, रिवीजन जितना पढ़े थे उसका रिवीजन किए, अच्छे से किए, तो अब हो गया। तो बस हाँ, ये है कि डरना नहीं चाहिए कि ये टफ़ है, इसमें इतने सारे लोग अपीयर होंगे, कितने सालों से जो लोग कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। अपना अपना प्रिपरेशन होता है। ऐसे भी बहुत लोग हैं जो 4-4 अटेम्प्ट देकर भी जिनका नहीं हुआ है, और ऐसे भी बहुत लोग हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में इतने अच्छे रैंक लाए हैं। तो यही है। आप स्टैंडर्ड बुक के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? स्टैंडर्ड बुक्स तो हम पढ़े ही नहीं थे बेसिकली, क्योंकि क्या होता है कि अनअकैडमी पे जो नोट्स होते हैं वो भी स्टैंडर्ड बुक से ही टीचर्स लेते हैं। ज्योति मैम के नोट्स बहुत अच्छे होते हैं, तो उनके नोट्स पूरे के पूरे लॉडिश, एल्बर्ट कूपर और सिग्नलिंग वगैरह के जितने भी होते हैं, ये सब इन बुक से होते हैं। कूबे से, इग्निनो के होते हैं, तेजन जिगर से फिजियो के होते हैं, तो वो सब भी तो बुक्स ही हैं। अब वो नोट्स बनाए या हम बनाएं, हम अपना नोट्स बना के क्यों टाइम वेस्ट करें जब वो बना चुके हैं। तो इसलिए हम उन्हीं ज्योति मैम, वीरेंद्र सर। और मुझे जहाँ तक लगता है कि बुक्स पढ़ने का टाइम मिलता नहीं होगा। नहीं, बुक्स पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, बिकॉज हमारी MSc भी चल रही है, साथ में हमारा डिजर्टेशन भी होता है, साथ में हमें असाइनमेंट्स भी देने होते हैं, साथ में हमें फाइल भी देना होता है, साथ में हमें मस्तियाँ भी करनी होती हैं। मस्तियाँ करती थी मतलब? अरे मस्तियाँ तो खूब की है हम लोगों ने, इतनी मस्तियाँ की हैं, मस्तियों के चलते चलते ही निकल गया वो तो, वरना अगर सीरियस स्टडी करते तो कभी नहीं निकलता। अच्छा। तो आप हमारे जो भी वीडियो देख रहे हैं, हाँ, तो जूनियर्स जो भी हैं, जो CSIR के प्रिपरेशन करने स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कुछ सजेशन देना चाहेंगे जो अभी बिगनर्स हैं? हाँ, बिगनर्स के लिए यही सजेशन है कि अपना फ्रेश माइंड से अपना गोल सेट कर लो। फिर एक बार गोल सेट करने के बाद ये मत भटको कि मेरे को UPSC करना है, मेरे को बैंकिंग करना है, 2 यूनिट पढ़ लिए, इससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, चलो अब कुछ किसी और फील्ड पे जंप मार लेते हैं। ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे प्रिपरेशन करेंगे, 2 यूनिट, 4 यूनिट, 6 यूनिट, 8 यूनिट, जब क्वेश्चन सॉल्व होने लगते हैं तो अपने आप कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने लगता है। ठीक है, PYQ सॉल्व करो और कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, अपने पाथ से भटको मत। स्टार्टिंग में लगेगा कि क्या मेरे को किसी और फील्ड में चले जाना चाहिए, बट बाद में नहीं, ऐसा नहीं है। अब जब एक बार इस फील्ड में आ गए हैं तो इसी में अच्छा करना है और इसी में बेस्ट करना है। ठीक है अंशुल, अच्छा लगा आपने अपना सारा स्ट्रेटेजी बताया। ठीक है, आगे ऐसे आप प्रोग्रेस करते रहिए। तो छोटा सा क्रेडिट मेरे फ्रेंड को भी जाता है, विशाल पटेल। अच्छा। जो कि थ्रू आउट द टाइम मेरे को बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट करता रहा, बट उसका डिमोटिवेशन भी मेरे बहुत काम आया था। डिमोटिवेट? हाँ, डिमोटिवेट किया, मोटिवेट तो किया ही। वो स्टार्टिंग से ही उसका एक अलग ही जोन था कि मतलब वो स्टार्टिंग से ही प्रिपरेशन कर रहा था, तो उसका स्टार्टिंग से प्रिपरेशन, हाँ, ऐसा नहीं था कि बहुत हार्ड वे में, बट हाँ, मजाक में ही कर रहा था। बट हाँ, वो टाइम पे मेरे को डिमोटिवेट भी करता था, मोटिवेट भी करता था। तो उसके ये एक मतलब एक एंथुजियाज्म मेंटेन था हमारे अंदर। हम लोग सुस्त टाइप के लर्नर्स नहीं थे जो बस देख लेते थे लेक्चर और बैठ जाते थे। डीमोटिवेशन इसलिए किया जाता है ताकि आप अंदर से मोटिवेट हो कि हम कर सकते हैं, हमें क्यों कर सकते हैं, क्योंकि डिमोटिवेट करने के बाद भी हम अपने पाथ से भटके नहीं थे। हम UPSC के लिए नहीं चले गए थे या हम बैंकिंग के लिए नहीं चले गए थे। जो करना है वो करना है। बिल्कुल, अच्छा लगा कि आपने मुझे भी क्रेडिट दिया, अपने जर्नी का पार्ट बनाया। ओके, तो उम्मीद करता हूँ इतना काफ़ी होगा जानकारी हमारे
जो वीडियो देख रहे हैं। ओके, चलिए ठीक है, फिर मिलते रहेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एमएससी बॉटनी एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो प्रीवियस 13 इयर्स के क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन, ये बुक आपको बहुत हेल्पफुल होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप बहुत सारे MCQ सॉल्व करना चाहते हैं, अप्रॉक्स 10,000 सारे एलजी, फंजाई, ब्रायो, टेडो, जिम्नो, एनजीओ, साइटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री सारे, तो ये बुक आपके लिए बहुत अच्छा है। इसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोनों बुक आप परचेज कर सकते हैं।